हेलो बच्चों, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन की लास्ट क्लास है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में जो हमारे दो सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं कि जो हमारी बच्चों लीनियर इक्वेशन होती है वो किस तरह की होती है। उसकी जनरल फॉर्म बच्चों क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम देखें बच्चों, a, b और c ये तीनों होते हैं बच्चों हमारे कांस्टेंट, और जो x और y है वो हमारे वेरिएबल है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि दो वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। बच्चों अगर इस इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है? ये x डैश हमारी एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है हमारी। ठीक है, तो हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। और लाइन का मतलब होता है ये इंफिनिटी तक चल रही है लाइन, इसीलिए मैंने दोनों एंड्स पे क्या लगाए? एरो लगाए। तो जब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। और ग्राफ पे अगर देखूं तो वो x और y लाइन के ऊपर आने चाहिए। तो अगर मैं इस सिंगल इक्वेशन को देखूं तो लाइन के ऊपर ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो इन लाइन के ऊपर आएंगे। देखेंगे ये जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं ये सारे इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, और ये लाइन कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। तो लाइन के ऊपर मेरे पास बच्चों इंफिनिटी पॉइंट्स होंगे। तो अगर सिंगल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस टाइप की, तो उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वो अकेली इक्वेशन है। बट हमारे सिलेबस में जो बच्चों है वो हमारे सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो हमने यहां पे अभी तक इतना समझ लिया है कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होती है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और सिंगल इक्वेशन के हमारे इंफिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं। वो रीजन भी आपको पता चल गया। अब हमारे सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे। तो अब हमारे सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो बच्चों दो लीनियर इक्वेशन में लेट कर लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसलिए लगाया है, a के साथ 1 और 2 इनके साथ इसलिए लगाया क्योंकि मुझे दो इक्वेशन लेनी थी। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली यानी एक साथ, तो हमारे सॉल्यूशन किस तरह से बिहेव करेंगे उसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे फर्स्ट केस देखते हैं बच्चों। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो बच्चों ये सबसे पहला केस में लेता हूं x डैश, ये एक्सिस हो गई y डैश हो गई। ठीक है, तो यहां पे मैं दोनों इक्वेशंस को मार्क करता हूं कि कैसे। सपोज दैट एक इक्वेशन ये जा रही है और दूसरी इक्वेशन ऐसे आ रही है, ये लाइन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का ये ग्राफ है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन का ग्राफ है। और यहां पे मैं दूसरी लिख देता हूं, ये लाइन है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? देखो ये जो लाइन है ये यहां पे कट करनी है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा है और दोनों लाइंस को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम ये देखेंगे ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाइड करेगा। यानी अगर इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, क्या होती है हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप इन तीनों चीजों को जरूर लिखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमारी है
तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, हमें केवल एक पॉइंट मिल रहा है। इसको वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं और इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये आ गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन का केस। अब इसकी कंडीशन क्या होती है जिसको हम ड्राइव करेंगे बच्चों, ये जो हमारी लाइंस है ये इस वजह से इंटरेक्ट कर रही है क्योंकि इनका स्लोप डिफरेंट है, एक ऐसे जा रही है तिरछी, एक ऐसे जा रही है, तो इन दोनों लाइंस का स्लोप कोफिशिएंट सेम नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं इसकी कंडीशन बोलूं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमारी बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आती है। ठीक है, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जो है वो हमारा स्लोप इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी a1 a2 b1 b2 ये हमारे स्लोप कोफिशिएंट होते हैं। इसी से डिसाइड होता है कि लाइन ऐसे तिरछी जाएगी, ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, इसलिए मैं इनको स्लोप कोफिशिएंट बोल रहा हूं। और ये c1 c2 जो होते हैं ये बताते हैं कि y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो देखो जैसे ये वाली लाइन है तो y एक्सिस पे कितना कट कर रही है, इतना पोर्शन, तो ये c1 c2 बताते हैं। क्लियर है। अब दूसरा क्या बिहेव कर सकती है लाइन हमारा, तो अब बच्चों हम देखेंगे अपना सेकंड केस। ये सेकंड केस हम सारे केस डिस्कस करेंगे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, x x डैश और ये हो जाएगा बच्चों हमारा y और y डैश। हमारी इक्वेशन ऐसी भी आ सकती है बच्चों कि जैसे एक लाइन तो ये जा रही है और इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी आ जाए, यानी दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो, यानी इनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंस लाइन। यानी पहली लाइन भी यही ग्राफ है a1x, ठीक है, और प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन भी यही है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरी भी इसी के ऊपर जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि लाइन पे जितने भी पॉइंट, देखो ये सारे पॉइंट देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर होंगे। तो ऐसे पॉइंट जो दोनों लाइंस के ऊपर होते हैं वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि इंफिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। कितने होंगे? इंफिनिटी। तो केस कौन सा है बच्चों मेरा, मैं यहां पे लिखता हूं, ये वाला केस है मेरा कोइंसिडेंस लाइंस। कोइंसिडेंस लाइंस, इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस लाइन। इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं बच्चों हमें? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं छोटी छोटी चीजें भी इसलिए बताता हूं कि वीक स्टूडेंट को भी समझ आ जाए। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होती है जरा उसको देखते हैं। कंडीशन क्या होती है इसमें? स्लोप दोनों लाइंस का बच्चों बिल्कुल सेम है, जितने एंगल पे पहली लाइन है उतने ही एंगल पे दूसरी लाइन है। यानी बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो होगा ही होगा। क्लियर है। और देखो ये जो इंटरसेप्ट है, जितना यहाँ पे एक लाइन ने कट करा उतना ही दूसरे लाइन ने कट करा है, यानी इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट भी हमारे सेम होंगे। ये है बच्चों हमारी इनफिनिटी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। इनफिनिटी सॉल्यूशन जब होगा जब लाइन हमारी कोइंसिडेंस लाइंस होंगी, और उसकी कंडीशन ये है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट केस पे। लास्ट केस कैसे होगा उसको देखते हैं बच्चों। ये लाइन है मेरी x और ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। इसके अलावा, इन तीनों केस के अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। थर्ड केस है मेरा, एक लाइन ऐसे जा रही है बच्चों और दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही है बट इसके पैरेलल है। तो अगर मैं स्लोप देखूं, यानी ये एंगल और ये एंगल देखूं, तो ये दोनों सेम है क्योंकि ये लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी स्लोप सेम है। यानी अगर मैं कंडीशन लिखूं बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन आप ये देखो कि जो इंटरसेप्ट है y पे तो इतना सा इंटरसेप्ट किया इस सेकंड लाइन ने, और फर्स्ट लाइन ने इतना बड़ा किया, यानी ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीसरा केस है। तीसरा केस क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? पैरेलल लाइंस। पहली बात तो पैरेलल लाइंस होंगी और वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी कहीं भी, तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन वाला केस है। क्लियर है। और इसकी कंडीशन होती है ये
क्लियर है बात? और ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। तो हमारे केवल 3 ही केस हो सकते हैं। अब देखो, जिसमें हमें सॉल्यूशन मिले, आइदर यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, या फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी हमें सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, चाहे एक मिले या बहुत सारे मिले। तो इन दोनों केसेस को मिला के बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। और जहां पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, यानी आखिरी वाला केस, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी दो लीनियर इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करने के लिए दी हुई है, या तो वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के अंदर भी कितने पार्ट होंगे? दो, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट के अंदर केवल एक ही केस आता है, पैरेलल लाइन होंगी यानी नो सॉल्यूशन होगा। अब इसी का मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, जिसको मैं आपको समराइज करके दिखाना चाहता हूं। तो आ जाते हैं अपने चार्ट पर। तो देखेंगे मैंने ये चार्ट बनाया है। देखो मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऊपर दी हुई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप ये देखो कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, यानी या तो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, ये है सॉल्यूशन का केस, और ये है नो सॉल्यूशन का केस, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी इसमें केवल एक ही आएगा, दैट इज पैरेलल लाइंस। ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है। और सॉल्यूशन में दोगे, या तो हमें एक सॉल्यूशन मिले या हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, बहुत सारे मिले। तो इस चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, इनके बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। मेरे को के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये रहा के, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये एक सिस्टम है दोनों इक्वेशंस का, के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे यूनिक सॉल्यूशन दे। तो बच्चों मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करूंगा जैसे आपको बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है। आपको लगेगा कि छोटी छोटी चीजें भी मैं बता रहा हूं, बट बोरिंग होने से बेटर है कि आप एग्जाम में ऐसे ही करके आए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले हम इनको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो देखो मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले इनको हम जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों ये बात? ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है मेरी, ये हो जाएगी kx माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी मेरी a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे। देखो x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन में वो a2 होगा। a1 और विद साइन लिखना है, यानी a1 हो गया 2। कुछ बच्चे a1 को 2x ले लेते हैं, x नहीं लेना, x का जो कोफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ पे b1 कितना हो जाएगा 3 और c1 कितना रहेगा बच्चों -5। हमें साइन सहित साइन के विद साइन लिखना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे a2 कितना आएगा बच्चों k, और b2 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा -6, और c2 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा -8। क्लियर है? अब देखो जो भी मुझे वर्क करना है वो इन दोनों बॉक्सेस से करना है, बाकी से मुझे कोई वर्क नहीं करना। तो देखो नो यूनिक सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी स्लोप कोफिशिएंट हमारे इक्वल नहीं होना चाहिए उनका रेशो। तो a1 कितना है 2 अपॉन a2 कितना है मेरा k, शुड नॉट बी इक्वल टू b1 कितना है 3 और b2 कितना है मेरा -6। तो यहां से k फाइंड करेंगे। जैसे इक्वल टू का साइन वर्क करता है, सेम टू सेम नॉट इक्वल टू का करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3k इज नॉट इक्वल टू -6 2 या 12। इसको इधर सॉल्व करता हूं मैं, ये आया था 3k इज इक्वल टू -12 नॉट इक्वल टू, तो k इज नॉट इक्वल टू -12 अपॉन 3, यानी k इज नॉट इक्वल टू -4। तो इसका आंसर कैसे देंगे ये ध्यान रखना है। उसने हमसे k की वैल्यू पूछी है और यहाँ पे ये बता रहा है कि k की वैल्यू
-4 मत लो, लेकिन वो पूछना चाह रहा है कि हम लें क्या, तो इसमें बोलेंगे k की वैल्यू क्या है, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -4, यानी -4 को छोड़ के, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं अदर देन, क्या लिख सकते हैं, अदर देन, यानी -4 के अलावा कोई भी वैल्यू k की हो सकती है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये इसको भी हम जनरल, अब देखो इसने c ने राइट हैंड साइड पे लिख लिया, तो c1 c2 अगर दोनों राइट हैंड साइड पे हैं तो हम उनको डायरेक्टली c1 c2 भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है c1 c2 या तो दोनों राइट हो या दोनों लेफ्ट हो, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट होगा तो हम उसे नहीं लेंगे, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन में सिमिलरिटी फॉलो करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें भी हम इसको जनरल फॉर्म में ले आए, 2x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों a1 कितना आ जाएगा 2, और b1 कितना आ जाएगा बच्चों k, और c1 कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो एक तो हमारा इस बॉक्स से काम होगा, क्लियर है बात। दूसरा, इसको भी जरा जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। ये है बच्चों 5x माइनस 7y, इस 5 को इधर ले आएंगे, -5 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा a2 है हमारा 5, b2 है हमारा -7, ध्यान ये रहे विद साइन लेना है, ठीक है, और c2 है मेरा -5। अब मेरा इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों बॉक्स की हेल्प से हम वर्क करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने अभी बताई थी, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। जल्दी से वैल्यू रखो, a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 5, शुड नॉट बी इक्वल टू b1 है हमारा k और b2 है हमारा -7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k शुड नॉट बी इक्वल टू -14, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा -14 अपॉन 5। तो इसमें भी हमें आंसर यही देना है कि ऑल द रियल वैल्यूज अदर देन -14 अपॉन 5। तो इस तरह से हम आंसर इसमें देंगे। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आप एक बार इसको भी पूरी तरह से देख सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ये आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमारा सिस्टम है, दो इक्वेशन दी हुई है, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, दोनों के लिए पूछ रहा है। तो जल्दी से पहले हम इसमें से कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। देखो इसमें एक c1 राइट दे रखा है और एक c1 लेफ्ट में दे रखा है, तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में कंपेयर करेंगे। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूं x प्लस 2y जो है इसको ले लेता हूं मैं x प्लस 2y इज इक्वल माइनस इधर लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों a1 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है 1, और b1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, और c1 कितना हो जाएगा बच्चों -5। क्लियर है बात। तो अब मेरा इस बॉक्स से काम होगा, हम पहली इक्वेशन को भूल जाएंगे। अब सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x प्लस ky -15 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये सेकंड इक्वेशन है तो ये सब 2 है, ये हमारे क्या है 2। तो यहां से आ जाएगा बच्चों a2 कितना है 3, और b2 कितना है मेरा k, और c2 कितना है बच्चों -15। क्लियर है। तो अब मेरे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आ चुके हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन बच्चों बहुत सिंपल है, अभी हमने दोनों क्वेश्चन उसी के किए।
अगेन ये आ गया, लेकिन दूसरा वाला केस इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसको फाइंड कर देते हैं। 1/a2 कितना है 3 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 कितना है मेरा बच्चों 2 और b2 कितना है k, क्रॉस मल्टीप्लाई k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, यानी आंसर हुई ऑल रियल वैल्यूज अदर देन 6। क्लियर? अदर देन 6। क्लियर? ये बच्चों अदर देन है, अदर देन 6। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सॉल्यूशन कौन से केस में होता था बच्चों? जिसमें पैरेलल लाइन होती थी। पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या बच्चों? स्लोप सेम होगा, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट इंटरसेप्ट जो है वो सेम नहीं होंगे, c1/c2। ये कंडीशंस ध्यान रखनी है। तो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। a1/a2 यानी 1/3 इज इक्वल टू b1/b2 यानी 2/b2 कितना है k शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2 यानी -5/-15। यह माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले वाले में केवल एक ही कंडीशन होती थी हमारी यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो ये और एक कंडीशन ये। हमें दोनों को ही चेक करना है, एक से सॉल्यूशन निकाल के आंसर नहीं देंगे। सपोज दैट मैं इससे k की वैल्यू निकालता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k × 1 k और 3 2 जा 6। पहले रिलेशन से k की वैल्यू 6 आ रही है, बट 6 आंसर जरूरी नहीं है कि हो जाए। अभी हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली। इस कंडीशन से और चेक करो, तो एक कंडीशन लिखी हुई है बच्चों 2k नॉट इक्वल टू है 5/15 के, 5/15 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k शुड नॉट बी इक्वल टू 15 2 जा 30, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 30/5, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो देखो क्या है, पहली कंडीशन जो बता रही है कि भाई k 6 होना चाहिए, दूसरी कंडीशन बता रही है उसी के लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए, वो कह रही है कि k 6 नहीं होना चाहिए। तो यानी हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो इस पूरी को सेटिस्फाइड कर दे? कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम टू बी नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू हमारे पास नहीं है। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो इस सिस्टम को नो सॉल्यूशन बना सके। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छे से, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हमारा आंसर आ गया था कि सारी वैल्यू केवल 6 को छोड़ के, लेकिन नो सॉल्यूशन के लिए k की कोई वैल्यू नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसको भी नो सॉल्यूशन। बच्चों एक बात और बता देता हूं, नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नो सॉल्यूशन वाले जरूर करके जाने हैं। दूसरी बात, हर बार मैं a1 b1 c1 आपको निकालता हूं, आपको लग रहा होगा कि ये रिपीटेड वर्क बार बार चल रहा है, लेकिन मैंने इसलिए बताया है बोर्ड में आपको इसी मेथड से इसी वे में करके आना है। शॉर्टकट मेथड से हम कर लेते हैं, लेकिन वहां पे हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते, वो कंपटीशन के लिए बेहतर होता है। अब देखो ये इक्वेशन हमारी जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ, इन्हीं के ऊपर लिख देता हूँ। ये हो गया बच्चों a1x प्लस ये हो गया b1y और प्लस ये हो गया c1 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे लिख देता हूँ बच्चों a2x प्लस b2y और इसके नीचे लिख देता हूँ c2। तो यहां से मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 कलेक्ट कर लूंगा। तो बच्चों यहाँ से a1 कितना मिलेगा, कंपेयर कर लेते हैं 3k + 1, यानी जो x का कोफिशिएंट है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, कुछ भी हो। b1 कितना है बच्चों मेरे पास 3 और c1 कितना है बच्चों मेरे पास -2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है a2।
A2 कितना होगा बच्चों मेरा k स्क्वायर प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। B2 जो है k माइनस 2 और जो बच्चों मेरा C2 है वो आ जाएगा मेरा -5। तो देखो उसने नो सॉल्यूशन के लिए करवाया। सबसे पहले कंडीशन बताओ, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों? पैरेलल लाइंस, यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट C1 अपॉन C2 नॉट इज इक्वल टू में होंगे। ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए और अब तक आपको याद हो गई होंगी। वैल्यू पुट करते हैं। A1 कितना है मेरा 3k प्लस 1 अपॉन A2 कितना है बच्चों मेरा k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू B1 कितना है 3 अपॉन B2 कितना है k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 यानी -2 अपॉन -5। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट रिलेशन को यानी इन दोनों को मैं सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो जरा करते हैं बच्चों। 3k प्लस 1 में k माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूं जिससे वीक स्टूडेंट भी समझ जाए। जिनको आता है वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 3k की मैंने k माइनस 2 में करी, फिर मैंने प्लस 1 की कर दी k माइनस 2 में इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1। छोटी छोटी चीज बताने से क्या होता है कि जो वीक स्टूडेंट के लिए भी लेक्चर हमारा फुलफिल हो जाता है। ठीक है, k माइनस 2 क्योंकि कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं। मैं चाहता हूं कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इसमें से कुछ ना कुछ सीख ले। तो 3k स्क्वायर से बच्चों 3k स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो बचा बच्चों -5k बचा और इज इक्वल टू ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 3। तो जो k की वैल्यू आ रही है बच्चों, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है 3k स्क्वायर प्लस 3 होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी एरर है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 5। तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 अपॉन -5 यानी -1। तो k की वैल्यू बच्चों मेरी आ चुकी है कितनी -1। यहाँ भी लिख देता हूँ अगर किसी को ना दिख रहा हो। k की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब बट हम -1 आंसर नहीं दे सकते अभी, क्योंकि अभी हमारी सेकंड कंडीशन चेक होने से रह गई है। तो जरा हम इस कंडीशन को चेक करते हैं जरा। तो ये कंडीशन है बच्चों 3 अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो यहां से चेक करो जरा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी k माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 3 5 15। तो ये हो जाएगा मेरा 2k प्लस 4 2 2 जा 4 सॉरी -4। ये कितना आ जाएगा -4 नॉट इक्वल टू 15। तो यहां से आ जाएगा 2k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 15 प्लस 4। यानी अगर k इज नॉट इक्वल टू 19 अपॉन 2, यानी ये सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि बस आप 19 अपॉन 2 मत लो, बाकी कुछ भी ले सकते हो। तो यानी हम k को -1 तो ले ही सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा द वैल्यू ऑफ k विल बी -1। देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं दे पाए थे, क्योंकि जहां पे हमारा आई थी वैल्यू उसको वो दूसरी कंडीशन मना कर रही थी लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू -1 आई है और ये कह रहा है कि आप 19/2 मत लो, बाकी कुछ भी ले लो, तो हम -1 को ले सकते हैं। तो बच्चों ये जितने भी नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। इसमें p और q आ रहे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिस्टम क्या बोला इनफाइनाइट। अभी तक हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं करा था, तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसकी कंडीशन भी हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं इनको जनरल फॉर्म में राइट करके लिख के मैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में फाइंड करूंगा। तो एक मिनट रुक जाओ, ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। हमारा क्वेश्चन था pq वाला, ठीक है ये वाला। अब यहाँ से मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ बच्चों 2x + 3y
-9, मैं इसको लेफ्ट में लिया इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a1 कितना आ जाएगा मेरा 2, b1 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 3 और c1 कितना आ जाएगा -9। अब इस बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, बस ऊपर का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। सेकंड वाली इक्वेशन को भी लिख लेता हूं, p प्लस क्यू है मेरा x प्लस ये हो जाएगा मेरा 2p माइनस क्यू वाई। इसको इधर लाऊंगा तो बच्चों जब भी बड़ी टर्म आएगी तो इसमें तो पहले से ही ब्रैकेट लगा हुआ है, p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करूंगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो बच्चों a2 कितना आ गया मेरा p प्लस क्यू और b2 कितना आ गया मेरा बच्चों, b2 आ जाएगा मेरा 2p माइनस क्यू और बच्चों c2 कितना आ गया मेरा -2p प्लस क्यू प्लस 1। ये आ गया मेरा। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्सेस से काम होने वाला और किसी की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इनफाइनाइट के लिए क्या क्या कंडीशन है कि लाइन कोइंसिडेंस होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, यानी स्लोप कोफिशिएंट और इंटरसेप्टिंग कोफिशिएंट सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रखते हैं जल्दी से। a1 कितना है 2 अपॉन a2 कितना है मेरा बच्चों p प्लस क्यू इज इक्वल टू b1 कितना है मेरा 3 और बच्चों b2 कितना है मेरा 2p माइनस क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू c1 कितना है बच्चों मेरा -9 और c2 है -2p प्लस क्यू प्लस 1। तो माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। अब ये हमारी कंडीशन आ गई। अब इनकी हेल्प से हम p और q निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बच्चों क्या लिखेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 2p माइनस क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू 3 और p प्लस क्यू। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4p माइनस 2q इज इक्वल टू 3p प्लस 3q। इसको इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों 4p माइनस 3p इज इक्वल टू 3q प्लस 2q। तो यहाँ पे आप देखोगे p इज इक्वल टू 5q। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करने पे मिलेगी। जल्दी से करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर होगा तो यानी 3 2 जा 6 और आ जाएगा मेरा p प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2p माइनस q। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6p प्लस 6q प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना आएगा, ये हो जाएगा 18p माइनस 9q। क्लियर है बच्चों ये बात? अब हम क्या करेंगे, p वालों को इधर ले आते हैं 6p माइनस 18p प्लस 6 इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा -9q और माइनस का 6q। ये हो जाएगा माइनस का 12p प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 15q। क्लियर है? अब देखो p की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, उसको यहाँ पे पुट कर दो -12 और p की वैल्यू रख देता हूं मैं कितनी, p की वैल्यू p को ही ब्रैकेट में रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। p की वैल्यू हो जाएगी 5q प्लस 6 इज इक्वल टू -15q। क्लियर है? तो यह आ जाएगा माइनस का 60q प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस का 15q। क्लियर? अब इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, 60q को उधर ले जाता हूं, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -15q प्लस 60q। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये मेरा बच्चों 45q। तो q इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों मेरा, इस बात का ध्यान देंगे हम। तो ये आ जाएगा हमारा 6/45। ये हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया, 9 2 जा 18 माइनस 9q।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, एक चीज का ध्यान देंगे, 3 2 जा 6 और 3 से कट करेंगे तो 3 15। तो बच्चों Q की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बताओ, 2/15, और Q की वैल्यू हम इसमें P में रख देंगे तो यहाँ से हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5 इंटू Q कितना है 2/15, 5 3 जा 15, तो P आ जाएगा मेरा 2/3। तो ये हमारी P और Q की वैल्यू आ चुकी है। P और Q की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा किस तरीके से है, और इससे अलग भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। बच्चों नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। बच्चों देखो ये हो गया मेरा ax माइनस 3y, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बच्चों बाइनोमियल टर्म है, तो माइनस लगा के ब्रैकेट का जरूर यूज करेंगे, अल्फा माइनस 3। और बच्चों ये भी अल्फा है, मैंने a बना दिया, ध्यान नहीं रखेंगे ये अल्फा है क्योंकि अल्फा की वो वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 0। क्लियर है, ऐसे इसको लिखेंगे। इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना है बच्चों मेरा अल्फा, और b1 कितना है बच्चों मेरा -3, और c1 कितना है मेरा माइनस अल्फा माइनस 3, ठीक है। अब इसी से काम होने वाला है, इसको मैं इसलिए बॉक्स में बना देता हूं जिससे आपको भी थोड़ा इसी को कंसंट्रेट करने की हैबिट हो जाए। माइनस अल्फा वाई और माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करो, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जो a2 है वो है मेरा 12, b2 है मेरा माइनस अल्फा, और जो c2 है वो है मेरा माइनस अल्फा, यानी ये दोनों अल्फा ही है मेरे b2 और c2। क्लियर। अब जरा बच्चों कंडीशन लिख देते हैं नो सॉल्यूशन के लिए, क्या होती है जल्दी बताओ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू नहीं होंगे, क्योंकि नो सॉल्यूशन में हमें पैरेलल लाइंस बनानी है। वैल्यू रखो जल्दी से, अल्फा अपॉन a2 कितना है 12 इज इक्वल टू b1 कितना है बच्चों मेरा -3 अपॉन b2 कितना है माइनस अल्फा इज इक्वल टू c1 कितना है मेरा माइनस अल्फा माइनस 3 अपॉन c2 कितना है माइनस अल्फा। ये माइनस इसका कैंसिल, इसका कैंसिल। अब जरा हम बच्चों वैल्यू निकालेंगे, और ये वाला रिलेशन नॉट इक्वल टू है, तो पहले वाले रिलेशन से मैं निकाल रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 36। तो बच्चों जब भी अंडर रूट होता है उसमें दो वैल्यू आती है, एक प्लस की और एक माइनस की, यानी अल्फा की दो वैल्यू आई है, एक +6 अलग अलग लिख देता हूं और अच्छा लगेगा आपको, एक -6। क्लियर है। आपको अगर किसी को ना पता हो तो ये देख सकते हैं, आपको प्लस तो पता ही है क्यों होता है, माइनस बता देता हूं, क्योंकि 36 जो है वो ऐसे भी तो लिख सकते हैं -6 इंटू -6। भाई अगर +6 इंटू +6 लिखेंगे तो वहां से 6 आ जाएगी वैल्यू, लेकिन ये कंडीशन भी तो पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे -6 भी आ जाएगी वैल्यू। तो मेरे पास अल्फा की दो वैल्यू आई है, बट अभी मैं इन दोनों वैल्यूज को फाइनल आंसर नहीं कह सकता, क्योंकि अभी मैंने सेकंड रिलेशनशिप ये वाली चेक नहीं करी है। तो सेकंड रिलेशनशिप चेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखेंगे तो 3 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3। तो बच्चों क्या आएगा ये 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। क्लियर है। इस 3 अल्फा देखो बच्चों, अल्फा कॉमन लेके इसमें से काटने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी, अभी मैं बताता हूं क्यों। ध्यान ये रहेगा, इसको उधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा, यानी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। तो यानी मैं ऐसे कर सकता हूं बच्चों, यहाँ से इसको लिख दूं अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0,
अल्फा इंटू अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू मिलेंगी मेरे को, अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी एक तो है वैल्यू 0 और एक आ गई बच्चों यहाँ से 6। दो वैल्यू आ चुकी है, बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या था बच्चों, सब नॉट इज इक्वल टू था। ये क्या था हमारा, नॉट इज इक्वल टू। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्फा 0 नहीं हो सकता और अल्फा 6 नहीं हो सकता। क्लियर है? क्योंकि मैंने नॉट इज इक्वल टू वाली कंडीशन सॉल्व कर लिया। तो पहली कंडीशन से तो बच्चों आई मेरी दो वैल्यू कि अल्फा आप 6 भी ले सकते हो माइनस 6 भी, लेकिन दूसरी कंडीशन देखो कि आप 0 नहीं ले सकते और 6 नहीं ले सकते। तो 0 तो मैं पहले ले ही नहीं रहा था, लेकिन मैं साथ में क्या ले रहा था, 6 ले रहा था, तो वो 6 के लिए मना कर रहा है। तो मेरी वैल्यू कितनी बची, 1। यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6 इज द आंसर। ये हमारा आंसर है जो कि हमें सिस्टम को क्या बनाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर अल्फा की वैल्यू मैं इसमें 6 रख दूंगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था कि यहाँ पे हम अल्फा से अल्फा कट कर सकते थे, तब भी हमारी वैल्यू आ जाती, बट हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अल्फा से अगर मैंने अल्फा कट कर दिया तो कितना आया बच्चों, 3 इज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 को इधर ले आएंगे, 6 इज नॉट इक्वल टू अल्फा। तो हमने अल्फा की एक ही वैल्यू आई, 0 वैल्यू अपने आप खत्म हो गई। तो हमें कभी भी अपने वेरिएबल को कट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो दो वैल्यू आना जरूरी है, इसलिए ये वाला स्टेप फॉलो कभी भी नहीं करेंगे, ये स्टेप गलत है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट और पूरा डिटेल में देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारा। अब आ जाता है हमारा ये, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो जल्दी से करते हैं, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3y और 7 को इधर ले आएंगे, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a1 कितना आ जाएगा मेरा 2, b1 कितना आ जाएगा मेरा माइनस 3 और c1 कितना आ जाएगा मेरा माइनस 7। अब इस बॉक्स से काम होने वाला है हमारा, ये आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं जल्दी से, a प्लस बी एक्स, क्लियर, माइनस a प्लस बी माइनस 3y, क्लियर, और माइनस, ये पूरा बाइनोमियल है तो इसलिए ब्रैकेट में उठा के लेके आएंगे इसको। दो टर्म में ध्यान रखना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है, बिना ब्रैकेट के नहीं लाना है, वरना ये माइनस केवल 4a पे लगा रहेगा, b के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जब भी बाइनोमियल को उठा के लाएंगे तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे। इसको कंपेयर कर लेते हैं जल्दी, a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करते हैं। तो बच्चों देखो a2 कितना आएगा मेरा a प्लस b और b2 कितना आएगा बच्चों मेरा माइनस का a प्लस b माइनस 3, माइनस का ये ना, हाँ, और c2 कितना आएगा मेरा माइनस का 4a प्लस b। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब आ जाते हैं, इसके बाद हमारा इस बॉक्स से काम होगा। जल्दी से कंडीशन लिख देते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। इनफाइनाइट नंबर के लिए क्या होती है, मैंने बताया कोइंसिडेंस लाइंस, यानी सब कुछ इक्वल कर दो आप, तभी कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं। c1 अपॉन c2 वैल्यू रखो जल्दी। a1 कितना है बच्चों 2, a2 कितना है मेरा a प्लस b इज इक्वल टू b1 कितना है बच्चों मेरा माइनस का 3 अपॉन माइनस का a प्लस b माइनस 3 और c1 अपॉन c2 कितना है, c1 है माइनस 7 और c2 है माइनस 4a प्लस b। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे। तो जल्दी से बनाते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू,
आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? तो ये आ जाएगा बच्चों 2a प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इसको इधर ले आते हैं और 6 को, या फिर इनको इधर ले जाओ, माइनस 6 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2b। तो बच्चों यहां से आ गया आंसर हमारा इक्वेशन, यानी ये आ जाएगा a प्लस बी। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी। तो बच्चों 3 मल्टीप्लाई 4a प्लस बी, माइनस कट चुके हैं इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना, ये हो गया 7a प्लस बी माइनस 3। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बच्चों 12a प्लस 3b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b माइनस 21। तो यहां से इसको इधर ले आते हैं तो 12a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू माइनस 21। क्लियर है? तो ये आगे बच्चों 5a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 21। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? अब मैंने बताया था इन दोनों इक्वेशन को हम अगर एलिमिनेशन लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे माइनस 4 भी है, यहाँ पे प्लस का भी है। ऊपर वाली इक्वेशन में आप 4 की मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। मल्टीप्लाई करता हूँ 5a प्लस 5a नहीं 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस 24। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों मैं कर रहा हूँ ऐड, तो ये कैंसिल होगा, ये हो गया बच्चों 9a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 45। तो बच्चों जब 9a इज इक्वल टू माइनस 45 आ गया तो जरा बता दो a कितना होगा? बड़ा सिंपल, 45 अपॉन 9 यानी a इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर है बात? a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, b आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस b माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू b माइनस 1 इज इक्वल टू b। यानी b की वैल्यू बच्चों माइनस 1 आ गई और a की वैल्यू हमारी माइनस 5 आ गई। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। सेवेंथ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। इस वीडियो में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई डाउट रहेगा। नो सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी सबसे पहले जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन बताओ जरा। 3x प्लस वाई और 1 को इधर ले आता हूँ इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना है बच्चों मेरा 3, b1 कितना है बच्चों मेरा 1 और c1 कितना है बच्चों मेरा -1। इस बॉक्स को यूज करूंगा, इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा। तो अगली इक्वेशन है 2k माइनस 1x, ठीक है, प्लस k माइनस 1y। अब देखो ये बाइनोमियल है, उठा के लाऊंगा तो ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म हो जाएगी बच्चों मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो जल्दी से, a2 जो x का कोफिशिएंट है वो पूरा a2 हो जाएगा, जो y का कोफिशिएंट है वो पूरा b2 हो जाएगा k माइनस 1, जो कांस्टेंट है वो पूरा c2 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब सेकंड बॉक्स मेरा ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों मुझे क्या करना है, कंडीशन क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नॉट इक्वल टू वाला जो है ये ही हमारे क्वेश्चन को बिगाड़ देता है अगर हमने अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं करा हुआ है। इज इक्वल टू b1 कितना है बच्चों मेरा 1 और b2 कितना है बच्चों मेरा k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है बच्चों मेरा -1 और c2 कितना है -2k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल।
अब देखो पहले फर्स्ट कंडीशन से k की वैल्यू निकालेंगे और फिर सेकंड से चेक करेंगे कि वो हमें रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा, उस वैल्यू के लिए मना तो नहीं कर रहा, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा मेरा बच्चों k इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं दो मेथड और बताऊंगा, पहले मैं बताना भूल गया था, मुझे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताना था। सबसे पहले k इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखो कि ये k 2 लेने के लिए मना तो नहीं कर रहा, तो इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस 1 की 1 में होगी तो 2k प्लस 1 ही रहेगा, ऐसे ही k माइनस 1 की 1 में होगी तो ये भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। और ये बच्चों नॉट इज इक्वल टू की है, मैं जल्दबाजी में नॉट इज इक्वल टू बनाना भूल जाता हूँ। तो k इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी नॉट इक्वल टू। तो k की वैल्यू ये कह रहा है माइनस 2 मत लो, बस कुछ भी ले सकते हो, तो हम 2 तो ले ही सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा बच्चों k इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने दोनों कंडीशंस को चेक कर लिया। अच्छा, एक तो ये है कि हम वैल्यू निकालें, एक दूसरा मेथड और है, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन से वैल्यू निकाल ली k की, तो इसमें रख के देख लो, वो इज इक्वल टू नहीं आने चाहिए। कैसे? जैसे थर्ड कंडीशन है बच्चों मेरी, क्या कंडीशन है, 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो इसमें वैल्यू रख के देखेंगे, 1 अपॉन k की वैल्यू आई है 2 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2, k की वैल्यू में 2 रख रहा हूं ना इसलिए, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये सही तो है। 1 अपॉन 1 अपॉन 5 के इज इक्वल टू नहीं होता, और ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सही हो गई, ये दोनों इक्वल नहीं होते, और ये भी यही कह रहा है कि इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यानी k इज इक्वल टू 2 हमारी वैलिड वैल्यू है। समझ आया? तो इस तरीके से हम नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस वीडियो का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन के लिए। क्लियर है बात? तो अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, और जल्दी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखते हैं। वो कह रहा है लैम्डा की वैल्यू बताओ, और इसमें तीनों पार्ट के लिए पूछा है। उसने कितने पार्ट के लिए पूछा है? तीनों के लिए। तो जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में यही लिख देता हूं। पहली इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जरा हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम अलग ही जाके सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रिवर्स हो गया, तो जरा इस पे आ जाते हैं 8th क्वेश्चन, और इसको हम अलग स्पेस में सॉल्व करेंगे पूरा प्रॉपर नहीं करते हैं तो मजा नहीं आता। लैम्डा एक्स प्लस वाई और माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a1 कितना है? x का कोफिशिएंट यानी लैम्डा, b1 कितना है बच्चों 1, और c1 कितना है मेरा माइनस लैम्डा स्क्वायर। इस बॉक्स का काम रहेगा बस। पहली इक्वेशन को हम भूल जाएंगे। दूसरी इक्वेशन को लिखो, x प्लस लैम्डा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 कितना है बच्चों मेरा 1। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कुछ बच्चे a2 को x ही ले लेते हैं, जबकि हमें ध्यान रहे कि हमें केवल और केवल कोफिशिएंट लेना है। b2 कितना है लैम्डा, और बच्चों c2 कितना है मेरा माइनस 1। अब इस बॉक्स का यूज होगा। तो बच्चों क्या है, मैं फर्स्ट पार्ट यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बहुत छोटी कंडीशन होती है। a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जल्दी से यहीं पे वैल्यू रख दो।
A1 कितना है बच्चों मेरा लैम्डा अपॉन A2 कितना है बच्चों मेरा 1 इज इक्वल टू B1 कितना है बच्चों 1 और B2 कितना है लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों लैम्डा कितना आ जाएगा अंडर रूट 1, और जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट में होती है तो दो वैल्यू आ जाती है +1 और -1। तो बच्चों ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने किया है, यानी ये थर्ड वाला पार्ट किया है मैंने। कौन सा वाला किया है? थर्ड वाला पार्ट किया है 1 2 3 यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका। अब आ जाता है, हम ले लेते हैं पहले फर्स्ट वाला पार्ट, नो सॉल्यूशन। ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों कंडीशन क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी पैरेलल लाइंस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जरा वैल्यू रख दो इसमें। A1 कितना है बच्चों लैम्डा अपॉन A2 है 1, B1 है 1, B2 है लैम्डा इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू C1 कितना है बच्चों माइनस लैम्डा स्क्वायर और C2 कितना है बच्चों -1। माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। पहले वाले से अगर कंडीशन निकालूं तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2 +1 और -1। क्लियर? लेकिन सेकंड कंडीशन से मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी किसी वैल्यू को मना तो नहीं कर रहा इन दोनों में से। तो चेक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू हो गया 1, तो लैम्डा कितना आ जाएगा क्यूब रूट 1। तो क्यूब रूट 1 का कितना होता है 1, प्लस माइनस में नहीं होता, क्यूब रूट केवल 1 ही आता है। तो देखो ये 1 को मना कर रहा है, तो इस वाली वैल्यू को हम छोड़ देंगे, माइनस वाली को ले लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये कौन सा वाला पार्ट है बच्चों? हमारा फर्स्ट, यानी नो सॉल्यूशन के लिए है ये वैल्यू, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है -1। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये दोनों हम वैल्यू, अच्छा एक चीज और है, हाँ यहाँ पे हमने गलत आंसर दिया है बच्चों। ये नॉट इज इक्वल टू की कंडीशन होती है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाएंगे। मैं नॉट इक्वल टू हमेशा भूल जाता हूँ, यानी इसमें आंसर फिर वैसे ही देना होगा हमें कि +1 और -1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लो। यानी इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ऑल रियल वैल्यूज अदर देन 1 और -1। 1 और -1 को छोड़ के आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी तो ये अभी करेक्ट हो गया। अच्छा, अब करते हैं हमारा सेकंड क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बच्चों A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है ये बात? तो A1 कितना है बच्चों हमारा? वही कंडीशन है, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, केवल नॉट इज इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी? 1 और -1, है ना। दूसरे से देखते हैं कोई नई वैल्यू तो नहीं आ रही। ये बच्चों हमारा लैम्डा स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यानी हमें ऐसी कंडीशन लेनी है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो देखो 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, तो जो लैम्डा होगा हमारा 1 होगा, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए। -1 को हम छोड़ देंगे, -1 को हम नहीं लेंगे। लैम्डा इसमें भी है और लैम्डा इसमें भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर आप दोनों आंसर लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज अ करेक्ट आंसर। तो बच्चों अभी तक हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया और ये वीडियो हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर चुकी है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेकर आएंगे। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए और हमें कोऑपरेट करने के लिए।